हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलो खैर, हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है, देखो ध्यान से देखेंगे सब। 11वीं क्लास की यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 5 है और हमारा आज का टॉपिक है अणुभार या आणविक द्रव्यमान, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो अणुभार के बारे में आज हम बात करेंगे। अणुभार की पहले तो हमने जैसे कि पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु भार। तो आज हम पढ़ेंगे अणुभार। उसमें भी आपने जो परमाणु भार की जो तीसरी परिभाषा दी गई थी, वो कार्बन 12 के आधार पर दी गई थी। और यहाँ आज भी हम अणुभार की परिभाषा किसके आधार पर दे रहे हैं? कार्बन 12 के आधार पर। तो देखो डेफिनेशन क्या है। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो बताती है कि उसके एक अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। मतलब हमें यूं देखना है कि कोई भी अणु है, जैसे HCl एक अणु है, इस अणु का भार जो होगा वो कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी होगा। आपको कोई भी अणु आप लो, चाहे HCl लो, NH3 लो, H2O लो, कोई भी अणु लो, उस अणु का भार आपको तुलना करना है कार्बन 12 से कि कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी है ये। तो यह तो हुई बात अणुभार या आणविक द्रव्यमान की परिभाषा की, डेफिनेशन की। पर डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा और उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा कि एक अणु है और उस अणु का अणुभार ज्ञात कर दो, आप मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आप निकाल दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों के समझ में नहीं आता नॉर्मली कि ये कैसे होगा, मतलब आप अणुभार कैसे निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकलता है। देखो जरा, जैसे मान लो आपके पास एक अणु है HCl। तो HCl का आपको क्या निकालना है? अणुभार। तो HCl का अणुभार निकालना, तो आप इसमें यूं देखो कि कितने परमाणु हैं इसके अंदर। दो परमाणु हैं। एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है, एक Cl का परमाणु है। तो आप हाइड्रोजन और Cl के परमाणु जो हैं, उनके परमाणु भार आप लिख लो और उन्हें जोड़ दो। जैसे H, देखना जरा, H का परमाणु भार कितना है? 1। तो मैंने जब इसका अणुभार निकालना है तो H की परमाणु भार की जगह 1 लिखा। और Cl का परमाणु भार कितना होता है? Cl का परमाणु भार होता है, ये लिखा हुआ 35.5। तो Cl की जगह मैंने लिखा 35.5। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, देखो H का 1, Cl का 35.5, क्या है ये? परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इन्हें जब मैंने जोड़ दिया एक और 35.5 को, तो कितने हुए? 36.5। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि HCl का अणुभार बताओ कितना है, तो आप H और Cl के परमाणुओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। H और Cl के परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? अणुभार मिल जाएगा। 36.5 HCl का अणुभार है या मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। हमें निकालना है NH3 का अणुभार, कि NH3 का अणुभार कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन का परमाणु भार ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। देखो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14। ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन का परमाणु भार है 14। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहाँ लिख दिया 3 है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1। ये लिख दिया यहाँ 1। तो ये हो गए 14 और 3 एकम 3 ही तो होगा, 14 और 3 17। तो NH3 का अणुभार कितना आया हमारा? 17। NH3 का अणुभार आया 17, ये लिख दिया 17। ठीक है, अब तो ठीक बन गया। चलो खैर, नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल को देखो। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कह दो, आपकी मर्जी है। NaOH का अणुभार निकालना आपको। सोडियम, यहाँ ढूंढो सोडियम कहाँ है। सोडियम सोडियम सोडियम, ये रहा, मिल गया। सोडियम कितना है? 23। ये लिख दिया मैंने यहाँ 23। 23 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये रहा। ऑक्सीजन का कितना है? 16। एक ही तो ऑक्सीजन है, ये लिख दिया 16। अब ढूंढो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो 23 और 16 39 और 1 40। यानी कि NaOH का अणुभार कितना हुआ? 40 हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन H2O। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। H2O की बात कर रहे, चलो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो लिख दिया 2 हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ये लिख दिया 1 प्लस 1 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो ये हो गया आपका 2 एकम 2 प्लस 16। तो कितना हुआ बेटे? 16 और 2 18। जल का अणुभार कितना होता है? 18। इसी तरीके से आप देखेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड।
दो हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। सल्फर, सल्फर का कितना होता है देखो, परमाणु भार होता है 32, प्लस 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हुआ आपका 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, 2 2 4 और 4 8 और 6 और 3 9 98 98। इसका मतलब H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98। बताओ क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो Na2CO3, दो है सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23 परमाणु भार, एक है कार्बन, कार्बन का 12 और 3 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। ये हुआ 23 दूनी 46। इसे सबको जोड़ तो लोगे ही आप, जब जोड़ोगे आप इसे, इसका आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा 106। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार हुआ 106। इसी तरीके से आपके पास चाहे कोई सा भी अणु हो, उस अणु में जितने भी परमाणु है ना, उन सारे परमाणुओं के परमाणु भारों को 1/1 जोड़ दो। और जब उन्हें जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, उस अणु का अणुभार निकल जाएगा। यानी कि अणुभार की एक परिभाषा मैं आपको यह भी दे सकता हूं कि किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस अणु का अणुभार कहलाता है। देखो कितना आसान है ना आसान। चलो देखो, ये तो हमारा हो गया, ये अणुभार का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये लिखे हुए परमाणु भार, इन्हें आप याद कर लेना, इनकी जरूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे परमाणु भार हैं, पर मुख्य रूप से इनकी जरूरत ही आपको पड़ेगी, इसलिए इन्हें याद कर लेना आप। ठीक है। और ये हो गया आपके अणुभार वाला हमारा कंसेप्ट कंप्लीट। आप अपनी किताब उठाना और किताब में से बहुत सारे अणु ढूंढना और एक एक अणु को लिखना और उसका अणुभार निकाल के देखना, और फिर आप चेक कर लेना कि सही है या नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में मुझे लिख के भेज दो, मैं आपको रास्ता दिखाई दूंगा। ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ लें हम, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, ओके बाय।